हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेंगे ग्रुप डी रेलवे का नंबर सिस्टम, जिसमें अभाज्य संख्या आधारित नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर PYQ करेंगे। सिर्फ PYQ ही करेंगे, क्योंकि PYQ पिछले सालों में इतने हो रखे हैं कि हमें अदर क्वेश्चन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम अभाज्य संख्या यानी एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग न जाए, वैसे ये सबको पता होता है, लेकिन हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो ये सबको ध्यान होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि हम भाजकता के नियम नहीं, भाजकता के नियम जैसे 2 का, 3 का, 5 का या 4 का, 6 का, 9 का, वो सबके नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम अभाज्य जो संख्या है उनका नियम जरूर पढ़ेंगे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये ध्यान देना जरूरी है। अब एक न भाज्य है न अभाज्य, ये बिल्कुल कथन के में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक न भाज्य है और न ही अभाज्य। सबसे छोटी इसलिए क्या हो गया, 2 है, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब बड़ी से बड़ी का हम तो पता लगा नहीं सकते। अब और दूसरा एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या है 2। भाज्य संख्या तो वह जो जिसमें स्वयं तथा एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग जाए, वो भाज्य संख्या होती है। इसलिए 2 है, 2 में स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य का भाग जाता ही नहीं है, इसलिए वो अभाज्य संख्या। और एक क्या है, एक न भाज्य है और न ही अभाज्य। अब हम देखेंगे कि सामान्यतः 100 तक हमें अभाज्य संख्या जो कि पता होनी चाहिए। तो 100 तक कितनी, 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। पच्चीस अभाज्य संख्या है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 30, 33, 34, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, ये आपके 25 संख्या हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी आपके 50 तक पूछी जाए तो कितनी संख्या है? 15 अभाज्य संख्या है।
ये डायरेक्ट कथन में आपको पूछा जा सकता है, इसीलिए हमें 50 तक ये पता होगी। और ये याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि हम बार बार ये क्वेश्चन स्पीड में करने के लिए नहीं निकाल सकते देखकर, तो हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि हमें प्रत्येक प्रश्न में 1 मिनट का समय देना ही नहीं है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड या 30 सेकंड का समय देना। अब हम 100 तक देखेंगे, यानी 50 से 100 तक। 50 से 100 तक देखेंगे हम, तो उसमें हम लिखेंगे 53, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। यह आपके 100 तक आपके कितनी संख्या होगी? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है आपके? 25 है, यानी 50 तक आपके 15 संख्या है और 100 तक 10 संख्या है। अब हम इसमें ये पढ़ लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये तो 2 हो गई। 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7, सॉरी बड़ी, 1 अंक की सबसे बड़ी। अब जो कथन दिया हुआ होता है उसे पूर्णतः ढंग से पढ़ना होता है, यानी 1 अंक की सबसे बड़ी, 1 अंक की सबसे बड़ी कौन सी है? 7। अब 2 अंक की सबसे छोटी कौन सी? 11। ठीक, अब 2 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होगी? 97। ठीक है, 97 होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे 101 हो गया, इसमें आएगा तो 3 अंक की सबसे छोटी 1 होगी और 3 अंक की सबसे लास्ट हो जाएगी 997। 20 की ज़्यादा हम याद नहीं कर सकते, निकालना पड़ेगा, लेकिन 100 तक हम सामान्यतः याद कर सकते हैं। अब हम भाजकता के हमने नियम पढ़ेंगे, जिसमें 2 का भाग कब जाता है, 3 का कब जाता है, 5 का, 7 का और 11 का। सामान्यतः 11 तक हम देखेंगे। अब 2 का भाजकता का नियम क्या है? जिसमें इकाई का अंक क्या हो? सम। सीधा, जिसमें इकाई का अंक सम क्या हो? सम। सम का अर्थ क्या हुआ? 0 2 4 6 8 हो। 0 तथा सम हो। अब हम 2 का तो हमें ये पता हो गया, 3 का क्या होगा? 3 का हमें क्या पता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या में अंकों का योग, अंकों का योग में यदि 3 का जाए, यदि 3 का भाग जाए तो संख्या में भी दी गई संख्या के अंकों का योग, जैसे मैंने लिख दिया आपके 342 में हम देखें कि अंकों का योग कितना हुआ? 2 4 6 7 3 9, 9 में 3 का भाग जाता है, जाएगा, तो इस संख्या में भी जाएगा। ये ध्यान रखना है, अंकों का योग में यदि जाएगा तो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं 5 का। 5 का क्या नियम है? जिसके इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक क्या है? 0 अथवा 5 हो गया। अब हम देखते हैं 7 का। अब देखो, सभी हम नहीं देख रहे हैं, हमने 4 का नहीं देखा, 6 का नहीं देखा। क्यों? हम क्या पढ़ रहे? अभाज्य, भाजकता के नियम नहीं पढ़ रहे, अभाज्य, जिसमें हम अभाज्य संख्याओं का ही नियम देंगे। क्यों? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे, क्योंकि जहाँ 6 का भाग दे देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि उससे पहले 2 व 3 का भाग दिया हुआ होगा, तो वह 6 का भाग
लगेगा ही नहीं। साथ में क्या होगा, दी गई, अब इसमें हम भाषा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट समझते हैं। दी गई संख्या, जैसे मैंने 343 लिखा, 343 में इसमें भाजकता का नियम क्या है, दी गई संख्या के इकाई का अंक, दी गई संख्या के इकाई का अंक का दुगुना, इकाई का अंक 3 था, इसका दुगुना शेष संख्या में से, शेष कितना है 343 में से 3 का मैंने दुगुना कर दिया, शेष संख्या कितनी है 34 में से मैं घटाऊं 3 दूनी 6, 34 में से 6 गए पीछे रहे 28। अब जो शेष संख्या रहती है उसमें यदि 7 का भाग जाता है तो इसमें भाग जाएगा। कोई भी ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी निकाल दो, जिसमें क्या ध्यान ये देना है कि इकाई का अंक लिया, उसका दुगुना किया, और दुगुना यदि घटता है किसमें से, आपके पीछे संख्या में से, तो आपके भाग जाएगा। अब हम 11 का देखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। 11 का हम देखते हैं। 11 का आपके क्या नियम होगा, जैसे मैंने संख्या लिख दी आपके 121 या 1331, ये दोनों का देख लेते हैं। अब 121 का क्या, इसमें 11 का नियम क्या कहता है, विषम स्थान पर और सम स्थान पर, मैं वर्ड क्या यूज ले रहा हूं, स्थान पर, यानी सम स्थान कौन सा, यानी ये पहले स्थान पर है, यानी कौन सा स्थान हुआ, विषम स्थान हुआ। ये कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, यानी कौन सा स्थान हुआ, सम स्थान हुआ। ये आपके तीसरे स्थान पर है, यानी विषम स्थान हुआ। तो विषम स्थान में संख्याओं का योग तथा सम स्थान की संख्याओं का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो तो उसमें भाग जाएगा। तो इसका अंतर कितना हुआ, विषम स्थान, ये दोनों विषम स्थान पर है, तो एक और एक कितने हो गए 2, और पीछे या सम स्थान पर कितने, यानी 2, 2 और 2 0, यानी विषम स्थान के संख्याओं का योग तथा सम स्थान के संख्याओं का योग का अंतर, दोनों का योग करो फिर अंतर, या तो क्या हो 0 हो या क्या हो 11 हो, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 11 का जाएगा। अब इसमें भी हम देख लेते हैं, ये विषम स्थान, ये विषम स्थान, ठीक, मैं विषम स्थान को येलो से गोला लगाया, अब मैं सम स्थान को, यानी ये सम स्थान, ये सम स्थान। अब हम ये देखते हैं कि विषम स्थान का योग कितना हुआ, 1 और 3 4, और इसका 3 और 1 4, अंतर इसका योग 4, इसका भी 4, दोनों का अंतर कितना 0, तब इसमें किसका भाग जाएगा, 11 का भाग जाएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्यतः हमने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा उसका हम बेसिक जानते जाएंगे। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपके रेलवे का जो एग्जाम 2022 में हुआ था उसके किसी भी एक शिफ्ट में एग्जाम में आया हुआ है। ये कहता है कौन सा कथन सत्य है, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। हमने सबसे पहले पढ़ा था एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य है वो कौन सी है, 2। यानी पहला कथन आपके क्या हो गया, सही है। सत्य पूछा है तो ये सही है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। यदि संख्या x अभाज्य संख्या है तो x + 1 सदैव अभाज्य होगी, कोई जरूरी नहीं है और लगभग ऐसा होता ही नहीं है। सिर्फ एक केस में होता है कि यदि 2 अभाज्य संख्या है और 2 + 1 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 और ये 3 अभाज्य संख्या। इसके अलावा सदैव सत्य नहीं होता। जैसे मैंने 5 ले लिया अभाज्य संख्या, जबकि 6 अभाज्य संख्या नहीं है, यानी x यानी 5 अभाज्य संख्या है, 6 नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। एक अभाज्य संख्या है, गलत। एक न भाज्य है न अभाज्य है, और 1 और 20 के 20 7 अभाज्य संख्याएं है। तो हमने देखो अभाज्य संख्याएं ली थी,
एक और किसके बीच पूछा है? आपके 20 के पूछ। 1 और 20 के बीच कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। एक और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या है, ये भी सही है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है, ये भी सही है। इसमें 2 ऑप्शन आपके सही हो गए। अब हम अगला देखते हैं। अगला हम देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या 0 को छोड़कर गुणनफल क्या होगा। यानी हम सबसे पहले इसमें उदाहरण देख लेते हैं। क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2 और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, 0 को छोड़कर। यानी मैं 2 का 1 से गुणा करूं 2 आएगा, 2 का 2 से गुणा करूं 4 आएगा, 2 का 3 से गुणा करूं 6 आएगा, 2 का 4 से गुणा करूं 8 आएगा। ये लगातार चलता रहेगा। गुणनफल क्या होगा? हमेशा शून्य होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या शून्य आया? क्योंकि 0 को इसने छोड़ दिया। और हमेशा वो भी नहीं आ सकता, 0 को नहीं छोड़े तो भी नहीं आ सकता। हमेशा 1 होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 आया ही नहीं। हमेशा सम होगा, सम आ रहा है। हमेशा विषम होगा, गलत, विषम आ ही नहीं सकता। हमेशा क्या होगा? सम होगा। यह आपके 2019 में आपके डेट सही दिया हुआ है, किसमें? आरपीएफ कांस्टेबल शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अब अभाज्य हम कैसे निकालेंगे? यानी जैसे इसमें से एक ही है, तो हम अभाज्य निकालने के लिए ये किसकी निकटतम है? किसकी निकटतम मतलब किसकी वर्ग के निकटतम है? 16 का वर्ग आपके होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289। अब जो 16 से ये जो वर्ग है वो बड़ी है, वर्ग से बड़ी है, लेकिन 17 के वर्ग से छोटी है। इसलिए 17 के वर्ग से पहले जितनी भी संख्या है उसका यदि भाग जाता है तो वो है भाज्य, अन्यथा अभाज्य। कैसे? 263 में हम भाग देंगे किसका? अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 और 11 और 13। अब देखो, क्या 2 का भाग इसमें जाता नहीं? 2 का भाग इसमें जाता नहीं। 3 का देखो, 6 3 9 2 11, 3 का जाता नहीं, 5 का जाता नहीं। अब 7 का कैसे पता लगेंगे? 7 का हमने नियम पढ़ा था कि इकाई के अंक का डबल, यानी 7 3 2 6, सब इसमें 6 के 20 में भी 7 का नहीं जाता, इसका मतलब 7 का नहीं जाएगा। 11 का सम और विषम, यानी 3 2 और 5, 3 और 2 5, 6 में से 5 के पीछे रहे 1, इसका मतलब 11 का भी नहीं जाएगा। 13 का हमने नहीं पढ़ा, 13 का इसमें भाग दे देते हैं, 13 2 26, फिर भी इसमें 13 का भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? अभाज्य। पहली संख्या अभाज्य संख्या ही है। इसका पता लगाने के लिए क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको अभाज्य संख्या पूछा है, तो उसी का यही तरीका है कि किसके वर्ग के बीच में आ रही है, उनसे पहले सभी अभाज्य संख्याओं का भाग दे दिया जाए। यदि भाग जाता है तो भाज्य है, अन्यथा अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन सी युग्म अभाज्य संख्या है? अभाज्य का मतलब ये हुआ दो संख्याओं का एचसीएफ एक, मतलब मसफ एक, मसफ आपके एक होना चाहिए। जैसे मैंने 3 और 4 लिया, अभाज्य का मतलब ये हुआ सह अभाज्य। अभाज्य का मतलब ये हुआ स्वयं, मतलब उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के अलावा। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। क्या 3 व 4 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हो 7 और 14 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। कौन सा है कॉमन? 7। 7 का भाग 7 में भी जाता है और 14 में भी जाता है।
12 और 18 में देखो 6 का जाता, 3 का जाता, इसका मतलब ये भी 6 अभाज्य नहीं है। 34 और ये 17 और 170 में देखते हैं, इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 34 और 35 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब सी आंसर आपके राइट है। सहभाज्य आपको बात समझ में आई, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और दूसरी भाषा में कहे तो उनका एचसीएफ या मसब कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। वैसा का वही जो क्वेश्चन था पिछला, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। ध्यान ये रखना है कि उनका कॉमन नहीं होना चाहिए। आप इसमें से पता लगा लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अब नया क्वेश्चन आया आपके, नया आया कि 51 से 100 में से सबसे छोटी संख्या, 51 से छोटी, 51 से 100 तक अभाज्य संख्या लेनी है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग। अब मेरी बात सुनो, हमने सबसे पहले जो पढ़ा था 51 से 100 तक अलग पढ़ा था, उसमें सबसे पहले हमने लिया था 53, जो सबसे 53। अब 51 से 100 तक सबसे छोटी 53 और 100 तक में अपन देखें तो 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी, 97। अब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 150। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें अभाज्य संख्याओं का यदि पता है तो हम क्वेश्चनों को संध सेकंड यानी 1-2 सेकंड में आंसर लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें 51 से ऊपर जाते ही 53 सबसे पहले आएगा और लास्ट में सबसे बड़ी 2 अंकों की कौन सी हो जाएगी, 97। योग करेंगे तो 150 आपके आ जाएगा। अब अगला 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाएं। तो सबसे पहले हम देखो 50 से 80 की हम संख्या लिखेंगे। हम लिखेंगे 53, 59, 61, 67, 71 और 73 और 79। ये आपके संख्या 80 तक की। अब हमें 100 तक की पता है तो हमने लिख दी। अब हम जोड़ करेंगे, जोड़ करेंगे तब क्या आपके हो जाएगा, 3 9 12 13 13 और 17 20 21 21 और 3 24 24 और 9 24 और 9 33, सीधा 463 जो कि आपके आंसर हो गया। 463 कैसे हुआ, क्योंकि हमने लास्ट में जोड़ा 3 ही आया, 3 किसी में है ही नहीं। तो जहां तक हमें कोशिश करनी है डायरेक्ट आंसर किस प्रकार आई, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बोर्ड का कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं। हमें सिर्फ किससे मतलब है, नौकरी से ही मतलब है, आंसर से ही मतलब है। अब हम अगला देखते हैं, 7 से विभाजित होने वाले, ये क्वेश्चन गलत है आपके। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का मध्य ज्ञात करो। प्रथम 7 कौन सी होगी आपकी, 7 यानी 2 3 5 7 11 13, 1 2 3 4 5 13 17 और इनको जोड़ के 7 का भाग देना है, यानी कितना हो, 2 3 5 5 5 10 7 17 17 और 11 28 28 और 13 41 41 और ये हो गया आपके 58 58/7 जो कि पहला आपके आंसर हो गया। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य नहीं है। बस सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, बस ये आंसर हो गया डायरेक्ट। बाकी से करने की जरूरत देखिए, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब अगला हम देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की कौन सी है, 97 हमने पढ़ा, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का दुगुना यानी दुगुना, तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी 997 सबसे बड़ी है और इसका कितना गुणा, 3 गुणा के योगफल किसके बराबर है। तो इसका हो जाएगा 7 2 14 9 2 18 और 1 19 194। इसका हो गया 7 3 21 9 2 18 और 20 9 3 सॉरी 7 3 21 हासिल की 2
9 तिये 27, 2 29 हासिल की 2, 9 तिये 27 और 2 29। अब ये आपके जोड़ेंगे 4 ने 1 5, दोनों मारे मतलब ये तो कैंसिल हो गया। 9 और 9 18, ये आंसर। बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरा जोड़ देना, वो अपने आप हो जाएगा। दो सहभाज्य संख्याओं का योग 122 है तथा उसका गुणनफल 3717 है, तो वे संख्याएं कौन सी है। अब इसका हम कैसे पता लगाएंगे। दो सहभाज्य संख्याएं जिनका योग 122 है तथा उनका गुणनफल 3717 है, तो वे संख्या है। इसका सबसे पहले हम देखेंगे, देखो इसका गुणा ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, इन सभी को जोड़ने पर 122 ही आ रहा है, तो हम एक एक का गुणा करेंगे तब आपके पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि देखो आप सामान्यतः बराबरी का देखते हैं, यानी ये भी आपके 60 के आसपास है, ये भी 60 के आसपास, ये मतलब 3700 के आसपास ये बनेगा, ये आपके 80 के आसपास है और ये 40 है, 832, ये संभावना थोड़ी कम रहती है और वो ज़्यादा होगा। ये आपके 30 और 90 न होती है 27, ये भी नहीं होगी। 53 और ये 50 के आसपास, वो 70, यानी 7 पंजे 35, इस दोनों की आपकी संभावना बनी रहेगी। तो हम पहले गुणा करते हैं 59 और 63 का, 9 तिये 27, 5 3 15, 2 17, 6 9 54, 6 पंजे 30 35, 7 7 और 4 11, 1 5 ने 1 सर 7 और 3717 आपकी पहला आंसर है। सबसे पहले हम कैसे उड़ाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि लगभग किसके पास सेट बैठ रहा है, तो वो देखेंगे। उसके बाद यदि बराबरी, देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, सेट नहीं बैठ रहा था इसलिए हमने गुणा किया। अब हम अगला देख रहे हैं, तीन संख्याएं एक दूसरे से इस प्रकार से अभाज्य संख्या है कि उनमें से पहली दो संख्याओं का गुणनफल 357 है, यानी पहली दो संख्याओं का, यानी मैंने तीन संख्या मान ली, यानी क्या तीन संख्या मानी, ए बी और सी तीन संख्या मानी, पहली संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 357 और दूसरी बी और सी का क्या हो जाएगा 609। अब इसका कैसे पता लगे, तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आए कि पहले दो का और अंतिम दो का गुणनफल ये, पहले दो का गुणनफल ये है, तो इस समय हम क्या निकालेंगे, दोनों गुणनफलों का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें गुणनफलों का एचसीएफ आएगा कितना, बी आ रहा कि नहीं आ रहा है, बी आ रहा कि नहीं आ रहा, ए गुणा बी और बी गुणा सी में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, बी है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, बी। इसका मतलब जो हम 609 और 357 का यदि भाग विधि से हम निकाले, भाग विधि से निकालो या किसी भी विधि से निकालो, हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालेंगे तो आपके कितना हो जाएगा। अब देखो ये आपके एक बार गया, ये आपके आ गया 300। भाग विधि से आपके किस प्रकार निकालते हैं एचसीएफ, हम देखते हैं। यदि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार गया, इसमें से घटाएंगे, 9 में से 7 गया, पीछे रहे 2, यहाँ हासिल ली 10, 10 में से 5 गया, पीछे रहा 5, और यहाँ 5, 5 में से 3, 252। ठीक है, अब 252 का वापस इसमें भाग देंगे, किसमें, 357। तो ये भी आपके एक बार गया, कितनी बार गया, 252 बार, घटाया 7 में से 2 गया, 5, 5 में 0, ये 105। अब 105 का वापस किस में भाग देंगे, जो जिसका भाग दिया था 252 में, 252 में एक बार गया और 105 से ये एक बार नहीं 2 बार गया और 105 से ये क्या हो जाएगा 210। पीछे ये घटाए गए तो आपके कितना हो जाएगा 42 और यहाँ रहा 105। इसमें भी 2 बार गया तो ये आपके कितना हो जाएगा 84। इसमें से घटाएंगे तो पीछे आपके रह जाएगा 21 और 42 में 21 का भाग कितनी बार गया 2 बार और ये आपके आगे जब 0 आ जाए तब जिस संख्या का भाग अंतिम बार में दिया था वो आपके एचसीएफ हो जाता है। अंतिम संख्या में 21 का भाग दिया था तब हमारे आपके बी जो आया कितना आया 21। तो तीनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो पहली दो संख्याएं 21 है, यानी 357 में हम 21 का भाग देंगे। 357 में हम 21 का भाग देंगे तब आप कितनी बार जाएगा, ये 21 का भाग एक बार गया, पीछे इसमें रहे 14, 147, यानी आपके 147 में 21 का भाग 7 बार यानी 17 बार गया, यानी दूसरी जो ए आई वो कितना आ गया 17।
अब दूसरी संख्या की थी 609, 609 में हम 21 का भाग देंगे तो आपके ये जाएगा 21 2 42, पीछे कितने रहे 18, 199, 199 में 21 का भाग 9 बार, यानी आपकी संख्या 21, 17 और 29 आपके आ गई। जब हम तीनों को जोड़ते हैं 9 ने 1 10 और 7 17 67, बस आंसर आ गया, बाकी जोड़ने की जरूरत इतनी नहीं है। अब हम अगला देखते हैं तीन संख्याएं जो x के बराबर y या x से ज़्यादा या y से z बराबर या y से ज़्यादा एक दूसरे को सहअभाज्य संख्या है। इस प्रकार है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 और अंतिम दोनों का 195। जैसा पहले वाला क्वेश्चन था वैसा का वैसा दूसरा क्वेश्चन है, यानी हम देखेंगे 195 में 143 का भाग दिया। अब हम सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, यानी एक बार गया 143, पीछे रहा आपके 52 का भाग 143 में आपके दो बार जाता है, यानी 52 2 104, यानी इसका घटाएंगे 13 में से 4 गया 9 और यहाँ आपके 3 39, और 39 का भाग 52 में कितनी बार गया, एक बार गया, सॉरी 52, और तब ये इसमें से ये घटाएंगे तो 12 में से 9 के पीछे रहे 3 और यहाँ एक 13 का 39 में भाग पूरा पूरा 3 बार जाता है, यानी आपके एक संख्या क्या आ गई, एक संख्या जो बी है वो आपके कितनी आ गई 13। तो जो ए बी है हमारे पास पहली संख्या क्या थी, पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल 143 है। अब बी का मैं इसमें भाग दूं तो ए शेष रहेगा, यानी बी कितनी, बी हमारे पास 13 का इसमें भाग दूं, एक बार गया फिर एक बार गया, यानी ए आपके बराबर क्या हो गया 11। अब सी कैसे ज्ञात करेंगे, 195 में मैं 13 का भाग दूं, क्योंकि ये ए गुणा सी होता है, ए गुणा सी होगा, सॉरी बी गुणा सी होगा, अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल बी इंटू सी होगा, और इसमें मैं बी का भाग दे दूं तो अपने पास सी आ जाएगा। और सी के कैसे भाग देंगे, 13 का भाग इसमें गया एक बार, पीछे आपके कितने रहे 6 13.65, यानी आपके क्या आ गए, एक आगे 11, एक आगे 15, 11 15 आपके हो गए 26, और दूसरी संख्या आ गई 13 26 3, और आपके ये हो जाएंगे 39, आंसर आ गया। 11 और 20 दोनों शामिल है के बीच सभी भाज्य संख्याओं का योगफल, और 30 से 50 दोनों के बीच संख्याओं के योगफल का धनात्मक अंतर कितना होगा, ये आपको होमवर्क के रूप में तो दिया जा रहा है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, कुछ भी नहीं करना है, 11 और 20 की सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़ना है, यानी इसके बीच संख्या कौन सी, 11 13 17, 11 13 17 और 19, 30 और 50 के बीच कौन सी हो जाएगी, 31 31 37, और उसके बाद 41 43 47। अब इनका जोड़ और इनका अंतर निकाल आप देना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई, आरोही क्रम यानी बढ़ती हुई क्रम में ली गई, तो उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1771 है, और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, पहले देखो गुणनफल लिखा हुआ, और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82, तो अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हम ये देखते हैं, जैसे 1771 आपके दिया हुआ है, 3 अभाज्य संख्याएं दी हुई, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो क्या 7 का इसमें भाग जाएगा, अंतिम संख्या का डबल करके बाकी में से घटाते हैं तो ये आपके भाग जाता है 1 2 107 का भाग दे देते हैं अपन, 7 का भाग दिया, क्योंकि इसमें 2 का जाता नहीं 3 का जाता नहीं, 3 में आप 7 2 8 8 8 16 नहीं जाएगा, 5 का जाएगा नहीं, 7 का ही दे सकते हैं। 7 का इसमें भाग गया कितनी बार, 7 एकम 7 7 2 14, पीछे रही 3 3, तब ये 37 7 पंजे 35, पीछे 7 3 21 253 बार गया। अब इसमें 7 का क्या जाता है, 3 2 6, इसमें 19 नहीं जाएगा, फिर हम किसका देते हैं 11 का, 11 का इसमें जाएगा, 11 का भाग इसमें गया, 11 2 22, पीछे रहे 11 3 33, अब 3 23 का जाएगा। अब ये 3 अभाज्य संख्या आरोही क्रम है, इनको हमने कर दिया, यानी प्रथम 3 पहली 3, यानी पहली 3 आपके कौन सी 7 11 और 23, 4 संख्या है हमारे पास, ए बी सी डी 4 संख्या पूछी है, 4 संख्या, चौथी संख्या हमें ज्ञात नहीं है, चौथी संख्या क्या, चौथे अंतिम में क्या कह रहा है, अंतिम 2 अभाज्य संख्या है, अंतिम 2 23 प्लस x बराबर
82, तो x के बराबर 82 में से मैं 23 घटाऊंगा, तब आपके कितना हो जाएगा, 12 में से 3 के पीछे रहे 9, 7 में से 2 के 5, 59। यानी आपके अंतिम अभाज्य संख्या कितनी है, 59। तो अंतिम दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल फल क्या हो जाएगा, यानी 23 इंटू आपके 59 कर देना, आपके 9 तिया, आप इसमें गुणनफल करके कमेंट बॉक्स में जरूर, बस आंसर ये गुणा ही करना है, आपके आंसर आ जाएगा। 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हम ये देखते हैं कि यदि 2 अभाज्य संख्या है तो उनका योग आपके कितना होगा, सम होगा, ये ध्यान देना। लेकिन जैसे ही तीसरी अभाज्य संख्या जोड़ेंगे तो वो विषम होगा, लेकिन एक शर्त पर, सिर्फ 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 को जोड़ेंगे तो तीसरी भी सम हो जाएंगी। मैं 2 नहीं लेता हूं, उसके अलावा लेता हूं 3, 5 और 7 लिया। अब 3 और 5 लिया, जोड़ा कितना, तो 8 हुआ, ठीक। लेकिन 5 और 7 को लिया तो भी क्या, 12 हुआ, मतलब सम हुआ। लेकिन 3 और 5 8 है, और 8 और 7 15 होते हैं। मतलब यदि 3 अभाज्य संख्या जोड़ दी जाए सिवाय 2 के, तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। लेकिन 3 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ये बिल्कुल पर्टिकुलर नियम है कि यदि 2 विषम अभाज्य संख्या को जोड़ा जाए तो सम प्राप्त होती है, तीसरी अभाज्य संख्या जोड़े तो विषम प्राप्त होती है। लेकिन यदि तीसरी अभाज्य संख्या 2 है तो वह संख्या सम होगी। यानी आपकी 40, यानी 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर 40 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब तीसरी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। इसका मतलब 2 तो फिक्स हो गया। पीछे हमारे कितना रहा, 38। अब 2 संख्याओं को जोड़ने पर 38 कहां पर बन रहा है, हम ये देखेंगे कि हमारे पास संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37, 38, 39, 40, इतनी तक ही लिखना। अब हम देखो 37 में कुछ जोड़ सकते नहीं, क्योंकि एक जोड़ने पर 38 होगा, इसका मतलब ये घटा दिया। अब 31 में क्या जोड़े, क्या 38 हो जा रहा है। 31 में 7 जोड़ दें तो हमारे क्या 38 बैठ जाएगा, इसके अलावा कुछ बैठेगा ही नहीं। यानी आपके अब ये पूछ रहा है उसका गुणनफल ज्ञात करना है, यानी 31 इंटू 2 इंटू 31 और इंटू 7। आपके 31 2 62, 62 इंटू 7 करेंगे, 7 2 14, 434 आपके आंसर आ गए। आज हमने अभाज्य संख्या आधारित जो रेलवे के सभी विभागों में, मतलब आरपीएफ कहो, ग्रुप डी कहो, एनटीपीसी कहो, लोको पायलट कहो, सभी में जो क्वेश्चन आए थे अभाज्य संख्या आधारित, वो हमने किस क्वेश्चन किए, उसका कॉन्सेप्ट किया। अब आप इसके आधारित ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। धन्यवाद।